नमस्कार साथियों। आज हम जो टेस्ट सीरीज चालू कराई कि मॉडल पेपर का जो सॉल्यूशन शुरू कर रखा है उसको अग्रसर करते हुए अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर दे रखा है वो क्या है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है और ये क्वेश्चन हर बार 3-4 नंबर का छपता है एग्जाम में। अब देखो हमें क्या सिद्ध करना है कि √1 सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन को देना है 1 नंबर कि सिद्ध कीजिए। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखो हम इसको किस प्रकार सिद्ध करेंगे कि हमारी कोई √5 एक परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले इसको हमें प्रूफ करना है। डायरेक्ट देखें तो √5 परिमेय मतलब अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये PYQ के फॉर्मेट के अंदर नहीं लिखी जाती है। जो संख्या PYQ के फॉर्मेट के अंदर लिखी जाती है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, और जो PYQ के फॉर्मेट में नहीं लिखी जाती है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब देखो हम किस प्रकार इसको प्रूफ करेंगे कि ये परिमेय है या अपरिमेय संख्या। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको विरोधाभास से करेंगे। विरोधाभास से कैसे, इसको हम एक कल्पना लेके चलेंगे। एक कल्पना करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में कि हमारा ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका कॉन्ट्राडिक्शन लेके करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब विरोधाभास। अब देखो कल्पना करेंगे तो हम क्या करेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब देखो ऐसा क्वेश्चन में है तब तो कोई दिक्कत को नहीं, लेकिन जब माना कि √5 एक परिमेय संख्या है तो इसको हम पॉइंटों से वेरीफाई करें तो अच्छा रहता है। पॉइंट बना बना के कर लेते हैं तो सब कुछ याद होता है। उसके बाद में जब आपको पता है कि √5 आपने एक परिमेय संख्या मान ली और ये कैसा माना है, आपने विरोधाभास माना है। क्या माना है, विरोधाभास। ये आप इसको ब्रैकेट में लिख लो कि ये चीज हमने विरोधाभास मानी है, कॉन्ट्राडिक्शन मानी है, एक कल्पना ऐसी की है कि माना कि 5 एक परिमेय संख्या है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, जब मैंने एक √5 को एक परिमेय संख्या मानी है तो मैं दूसरा पॉइंट क्या ले लेता हूँ, दूसरा पॉइंट ये ले लेता हूँ कि परिमेय संख्या की परिभाषा से। अब आपको पता है कि परिमेय संख्या की परिभाषा से, परिमेय संख्या की परिभाषा से। अब देखो आपको पता है कि जब आपको परिमेय संख्या के बारे में नॉलेज है तो आपको परिमेय संख्या के डेफिनेशन का भी यूज होगा, उसका भी पता होगा। अब देखो √5 क्या है, एक परिमेय संख्या, जबकि परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या करती है, परिमेय संख्या की डेफिनेशन, परिमेय संख्या क्या कहती है, ये कहती है कि आप उसको PYQ की फॉर्मेट में लिख सकते हो, जहां क्या होता है आपका P और Q तो क्या होता है, पूर्णांक। क्या होता है, पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक है। और उसके बाद में Q आपका ≠0 होना चाहिए, तब वो जाके क्या बनती है, P एक परिमेय संख्या बनती है। P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और Q है वो ≠0 होना चाहिए, तब जाके आपकी क्या बनती है, परिमेय संख्या बनती है। अब आपको पता है कि परिमेय संख्या की जब ये डेफिनेशन है तो परिमेय संख्या की डेफिनेशन PYQ के फॉर्मेट में है, जबकि परिमेय संख्या हमने क्या एज्यूम की थी, √5, कल्पना के अकॉर्डिंग √5 एज्यूम की थी। तो इस परिमेय संख्या को मैं वापस यहाँ पर पुट अप कर देता हूँ कि मेरे पास क्या है, √5 मेरे पास परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या √5 पर तो मैं क्या करता हूँ, और आगे जो चीज लिखी है वो PYQ इस प्रकार लिख लेता हूँ। अब देखो मेरे √5 PYQ के फॉर्मेट में लिखी तो गई, लेकिन हमें तो चेक करना है कि ये परिमेय अपरिमेय, कॉन्ट्राडिक्शन से। अब देखो मैं क्या करता हूँ कि √5 तो देखने से तो लगती है कि
अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें तो परिमेय संख्या का बनाना है, तो मैं इसके दोनों तरफ क्या कर देता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ या वर्ग कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ वर्ग लेने पर, अब दोनों तरफ मैं वर्ग लेता हूँ। आपको पता है कि दोनों तरफ वर्ग लोगे तो आपका √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन p/q का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, आपको √ को स्क्वायर खा जाएगा तो 5 बचेगा और ये हो जाएगा p² अपॉन q²। अब देखो मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ 5, ठीक है, इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ p² बराबर 5q², ठीक है, या इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अभी q² के बराबर लिखूंगा तो p² बराबर तो 5q² लिख सकता हूँ, और q² बराबर लिखूंगा तो p²/5 लिख सकता हूँ इसको। अब देखो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, इस चीज को इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। अब आपको पता है कि आपके पास ये चीज आ गई, देखो q² बराबर p²/5 है, तो p²/5 आ रहा है, क्या आ रहा है, p²/5। इसका मतलब p² के अंदर किसका भाग जा रहा है, 5 का, तो 5 क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो मैं इस चीज को क्या लिखूंगा, देखो जो कि अब देखो मेरे को p² 5 से विभाजित है, तो p² है वो मेरा क्या है, 5 से विभाजित है, विभाजित है, ठीक है। अब देखो जहां पर आपका p² q से विभाजित है तो आपका इसलिए p भी आपका 5 से विभाजित हो जाएगा, p भी क्या हो जाएगा, 5 से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर बाद में बनता है, पहला स्टैंडर्ड बनता है, ये भी मेरा क्या हो जाएगा, p भी 5 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 लिखी, इसी प्रकार मैं अब देखो पुनः क्या करता हूँ, एक नया इंटीजर लेके इस चीज को आगे की ओर बढ़ाता हूँ। मैं अब एक माना कि r एक नया इंटीजर लिया, माना कि r पूर्णांक है, एक नया पूर्णांक लिया है, ठीक है, पूर्णांक है। अब देखो हमने एक r पूर्णांक लिया है, तो आपको पता है कि जब ये भी पूर्णांक थे तो मैं इस चीज को इस फॉर्मेट में लिखा, तो मैं इस p बराबर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैं एक नया पूर्णांक लेता हूँ, क्योंकि p और q के फॉर्मेट में लेना तो q की जगह मैं चेंज कर देता हूँ, और मेरा 5 चला रहा तो 5 ले लेता हूँ, और क्या ले लेता हूँ, r ले लेता हूँ एक नया पूर्णांक q की जगह। और आपको पता है, ठीक है, मैं 5 ले लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसका दोनों तरफ होल स्क्वायर करता हूँ, तो p² बराबर 25 और r², ठीक है, इस प्रकार का पूर्णांक ले लिया, क्योंकि 5 एक मैंने इस प्रकार का पूर्णांक वो परिमेय संख्या रूप में चेंज कर दिया, इसलिए इसको मैं परिमेय रूप के अंदर ही इस प्रकार जैसे 5 बराबर p/r के फॉर्मेट में तो लिखी गई है एक तरह से p/r के फॉर्मेट में, इसलिए p² 25r² ले लेता हूँ। अब मैं p² बराबर 25r² को मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन के अंदर पुट अप करता हूँ, इस इक्वेशन के अंदर पुट अप करता हूँ, तो p² बराबर 25r² है मेरे पास, क्या है, p² बराबर 25r²। तो मैं इस चीज को p² की वैल्यू इसमें पुट अप करता हूँ, तो 25r² बराबर मेरा क्या हो जाता है, 5q² हो जाता है, 5q² हो जाता है। अब देखो मैं इसको काटता हूँ, 5 एकम 5 पचम 25, तो मेरे 5r² बराबर मेरे पास q² बचता है, क्या बचता है, 5r² बराबर q²। अब मैं क्या करता हूँ, इसको r² बराबर q² अपॉन 5, या इसको मैं बना लेता हूँ 5r² बराबर, ये तो बना ही है। अब इस इक्वेशन को मैं नंबर 2 दे देता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 ये बन गई और इक्वेशन नंबर 2 हमारी ये बन गई। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 और 2 में देखो ये हमारा क्या आ रहा है, p के बराबर 5q², ठीक है, q, अब देखो q बराबर क्या आ गया, q² बराबर मेरा क्या आ जाएगा, q² बराबर आ जाएगा 5r²,
क्यू स्क्वायर बराबर आ जाएगा मेरे पास 5q², इधर आ रहा पी स्क्वायर बराबर 5r²। अब देखो इस स्टेटमेंट से मैंने ये स्टेटमेंट लिखा, तो इसी प्रकार इसी स्टेटमेंट से मैं क्या लिखता हूं कि मेरा देखो पी स्क्वायर है, ठीक है, तो अभी क्या है क्यू स्क्वायर में भाग लग रहा है, तो क्यू स्क्वायर में क्या लग रहा है, सिंस चूंकि क्यू स्क्वायर में 5 से विभाजित है, 5 से क्या है विभाजित है, ठीक है। ये 5 से विभाजित क्यों है, आपको पता है कि ये क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसी यहाँ पर हमने पी स्क्वायर में 5 का भाग लग रहा था, ये इक्वेशन लगभग इस इक्वेशन के अंदर लगभग सेम है। अब देखो इसी प्रकार अब आपको पता है कि क्यू भी क्या हो जाएगा 5 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है, विभाजित हो जाएगा। अब आप विभाजित हो जाता है, ठीक है। अब देखो अब आपके पास पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, पी 5 से विभाजित है, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, क्यू 5 से विभाजित है, ठीक है, ये चीज हो गई। और इसको मैं मिटाता हूं, अभी देखो ये चीज हो गई। अब देखो मैं क्या करता हूं कि ये चीज मैंने कर ली कि मेरे पास देखो P से 5 विभाजित है और Q 5 से विभाजित है। अब मैं इस चीज को एक लाइन में लिख सकता हूं, क्या 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 लिख सकता हूं कि मेरे P और Q, P भी और Q भी दोनों क्या है, दोनों क्या है P तथा Q 5 से विभाजित है, क्या है विभाजित है। अब देखो आपका P और Q दोनों क्या आ रहे हैं 5 से विभाजित हो रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, P तथा Q 5 से विभाजित है। अब देखो P और Q 5 से विभाजित है, हमने क्या देखो ओरिजिनल डेफिनेशन क्या कहती है इसकी कि आपका P और Q का जो HCF है, HCF वो क्या आना चाहिए 1, तभी आपकी जो परिमेय संख्या की डेफिनेशन एकदम करेक्ट बैठती है, ठीक है। अगर P और Q का HCF 1 आना चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि P व Q दोनों में 5 से विभाजित है, इसलिए हमारी मानी गई जो कल्पना गलत है, ठीक है। तो मैं इसको यहां से लिखता हूं, जबकि दोनों P से विभाजित नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या हुई, हमने कल्पना मानी थी जो √5 एक परिमेय संख्या थी, ठीक है, ये कल्पना मानी थी। तो हमने क्या किया यहाँ पर P व Q, ठीक है, P व Q दोनों क्या है, दोनों 5 से विभाजित है, ठीक है, 5 से विभाजित है। अब दोनों 5 से विभाजित है, इसलिए हमारे अनुसार मानी गई कल्पना गलत है। अब देखो हमारे अनुसार मानी गई कल्पना गलत है, क्यों, क्योंकि P व Q दोनों क्या नहीं होनी चाहिए, 5 से विभाजित नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो ये 5 से विभाजित है, ये भी 5 से विभाजित है, इसका मतलब कॉमन फैक्टर तो 5 आ रहा है, जबकि कॉमन फैक्टर 5 नहीं आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो ये इसलिए ये क्या है गलत है। अब देखो यहाँ पर अगर P Q से विभाजित है, Q भी विभाजित है, तो इसका मतलब P और Q का तो HCF क्या आ रहा है यहाँ पर 5, ये हमारा गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। P व Q का क्या आना चाहिए, HCF है वो हमारा 1 आना चाहिए, कॉमन फैक्टर है वो 1 आना चाहिए, इसलिए हमारी जो परिमेय संख्या सिद्ध होती है ना, परिमेय संख्या तब सिद्ध होती है, ओरिजिनल डेफिनेशन ये कहती है कि जिसमें P और Q बिलोंग्स टू इंटीजर एंड यहाँ पर कहें तो Q नॉट इक्वल टू 0 एंड P और Q का जो HCF है, HCF वो क्या आना चाहिए 1,
तब परिमेय संख्या की जो संपूर्ण डेफिनेशन होती है वो कंप्लीट होती है। बट हमारा तो यहाँ पर इंटीजर पी ओ क्यू 5 से विभाजित है, इसलिए क्या हो जाता है, ये हमारा देखो पी ओ क्यू दोनों 5 से विभाजित है, इसलिए इसका एचसीएफ अलग बन जाता है। इसलिए जो हमारी जो मानी गई कल्पना क्या है, गलत। अतः अंडरूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्याङ्क ज्ञात कीजिए और शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब आपको एक पास एक बहुपद दे रखा है, आपके पास एक बहुपद दे रखा है। बहुपद किस प्रकार दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इस प्रकार का आपके पास बहुपद दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस बहुपद को किस फॉर्मेट में लिखते हैं, px के फॉर्मेट में लिखते हैं। तो हम बहुपद को px के फॉर्मेट में लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये मेरे px के फॉर्मेट में बहुपद लिखेगा। अब मैं क्या करता हूँ, स्टैंडर्ड बहुपद जानता हूँ। स्टैंडर्ड बहुपद क्या होता है, bx बराबर द्विघात के अंदर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का होता है। अब देखो a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे इस बहुपद और इस बहुपद को, एक व दो बहुपद है, इस दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो a की वैल्यू 1 आ रही है, b की वैल्यू कितनी आ रही है -2, c की वैल्यू कितनी आ रही है, c की वैल्यू आ रही है -8। अब देखो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू -8। अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये चीज तो मेरे पास आ गई। अब देखो मैं यहाँ पर करता हूँ, देखो इम्प्लाइज। अब देखो आपको पता है कि द्विघात समीकरण होते हैं, द्विघात बहुपद होते हैं, द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद के अंदर शून्याङ्क कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन से अल्फा और बीटा। अब देखो मैं अल्फा और बीटा निकालता हूँ, तो आपको पता है श्री आचार्य विधि से क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडरूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला कहता है। अब देखो b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है माइनस माइनस, तो माइनस पहले से और -2 बाद में आया, प्लस माइनस अंडरूट b -2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1 इंटू c की वैल्यू -8 अपॉन 2 गुना 1। अब देखो इस चीज को मैं आगे सॉल्व करता हूँ। अब देखो माइनस माइनस प्लस के 2, तो डायरेक्ट लिखता हूँ प्लस के 2, उसके बाद में प्लस और माइनस, प्लस माइनस अंडरूट, 2 दूनी 4 माइनस का प्लस अपॉन माइनस माइनस प्लस 8 चौक 32 अपॉन मेरे पास क्या है 2। अब देखो मैं क्या करता हूँ, 2 प्लस माइनस 4 5 है, तो अंडरूट 36 बट्टे 2। अब मैं क्या करता हूँ, 2 प्लस माइनस 36 का संग 36, तो 6 अपॉन 2। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार जोड़ता हूँ एक बार घटाता हूँ, तो 2 प्लस 6 बट्टे 2, एक बार 2 माइनस 6 बट्टे 2। अब यहाँ से आ गया 6 7 8 8 बट्टे 2, और यहाँ पर आ गया 6 से 2 गए -4 बट्टे 2। अब देखो यहाँ से एक शून्याङ्क तो अल्फा आ गया मेरे पास 4 दूनी 8 4, और बीटा शून्याङ्क कितना आ गया मेरे पास माइनस के 2 दूनी 4, तो अल्फा और बीटा शून्याङ्क तो ये आ गया। अब हमें पूछा कि शून्याङ्कों का योग ज्ञात कीजिए और गुणनफल ज्ञात कीजिए तथा शून्याङ्कों की सत्यता की जांच कीजिए, ये चीज हमें पूछी है। अब देखो शून्याङ्क हमारे पास आ गई, अभी ये चीज नहीं मिटानी, ठीक है, और मिटा दें। अब आपको पता है कि शून्याङ्क का योगफल का सूत्र क्या कहता है, तो शून्याङ्क का योग
योगफल सूत्र, योगफल सूत्र, योगफल सूत्र क्या कहता है? योगफल सूत्र कहता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, इसी प्रकार शून्यांक का गुणनफल सूत्र क्या कहता है? शून्यांक का गुणनफल सूत्र कहता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अब देखो मेरे पास अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अब देखो अल्फा मेरे पास कितना है? 4। तो अल्फा मेरे पास 4 है, तो मैं इसमें योगफल निकालता हूँ। पहले योगफल क्या हो जाएगा मेरे पास? योगफल हो जाएगा 4 माइनस 2 बराबर माइनस बी अपॉन ए। तो इसका मतलब यहाँ पर योगफल आएगा तो 4 में से 2 गए तो 2 बराबर माइनस बी अपॉन ए। ये तो मेरा योगफल आ गया। उसके बाद में मैं क्या करता हूँ? गुणनफल निकालता हूँ। ठीक है, गुणनफल कितना आ गया मेरे पास? 4 गुणा माइनस 2 माइनस बी अपॉन ए। तो इम्प्लाइज 4 दूनी 8, माइनस का 8 बराबर माइनस, सॉरी यहाँ पर बी नहीं आएगा, सी अपॉन ए प्लस का सी अपॉन ए आएगा। सूत्र ये कहता ना सी अपॉन ए, ये मेरा सूत्र हो गया। अब देखो मेरे को क्या करना है, अब मैं सत्यता की जांच करके दिखाता हूँ। किसकी? शून्यांकों के शून्यांक की सत्यता की जांच, इसकी जांच करके दिखाता हूँ आपको। अब देखो सत्यता की जांच किस प्रकार करेंगे हम। आपको पता है कि मेरे पास एक तो आया 2 बराबर माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, ये तो योगफल से आया। उसके बाद में मेरे पास आया माइनस 8 बराबर सी अपॉन ए। ये 2 चीज आई। अगर अब देखो मेरे पास इस चीज को मैं मिटाता हूँ। ठीक है, योगफल इसको मैं मिटाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 2 मेरे पास क्या आ रहा है? 2 बराबर माइनस बी अपॉन ए, ये आ रहा इम्प्लाइज। अब देखो 2 तो ये आ रहा है मेरे पास बराबर, अभी देखो इसके अकॉर्डिंग कितने आएगा मेरे पास? तो माइनस, ठीक है, बी माइनस बी अपॉन ए। अब देखो माइनस बाहर है, अंदर बी रखूंगा माइनस 2, ए की वैल्यू 1 है, तो इम्प्लाइज 2 बराबर माइनस माइनस प्लस 2, तो 2 बराबर 2 आ गया। योगफल से क्या आ रहा है? इसका योग 2 था, इसके अकॉर्डिंग भी योग कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। देखो इसके अकॉर्डिंग, हमारा सूत्र के अकॉर्डिंग 2 आ रहा है, और इसके अकॉर्डिंग भी कितना आ रहा है? 2। इसके मतलब योगफल के लिए तो सत्य है। उसके बाद में मैं क्या करता हूँ? गुणनफल के लिए माइनस 8 आया था, लेकिन उसका सूत्र क्या कहता है? सी अपॉन ए इम्प्लाइज। अब मैं क्या करता हूँ? माइनस 8 तो आ गया मेरे पास, लेकिन सी की वैल्यू कितनी है? माइनस 8 अपॉन 1 इम्प्लाइज माइनस 8 बराबर माइनस 8। देखो माइनस 8 इधर आ रहा है, माइनस 8 इधर आ रहा है। सूत्र के अकॉर्डिंग माइनस 8 आया, इसके अकॉर्डिंग हमारा ABC के अकॉर्डिंग माइनस 8 आया, इसलिए हमारी जो सत्यता की जांच क्या है, इसलिए हमारा बहुपद एकदम क्या है? सत्य है। तो हम लिखेंगे बहुपद जो कि शून्यांकों की सत्यता सही है। मतलब जो चीज हमने पाई है वो क्या है? सही है। मतलब बहुपद भी सही है और उसकी जो सत्यता थी वो भी एकदम सही है, क्योंकि बहुपद की सत्यता की जांच पूछी थी। उसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग याद कीजिए जो 6 से विभाज्य है। ऐसे प्रथम 40। अब देखो प्रथम 40 मतलब जो चीज होती है वो 1 से स्टार्ट हो जाती है, प्रथम से लेकर 40 तक। अब देखो हमें दे रखा है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग। अब देखो योग की तो बात चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीजर,
तो आपको पता है कि पूर्णांक कितने होते हैं, पूर्णांक में लिखता हूँ, पूर्णांक लिखता हूँ तो आपको पता है कि एक किस प्रकार के, धनात्मक मतलब पॉजिटिव इंटीजर लिखता हूँ तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार कोई अंत नहीं होता है पॉजिटिव के लिए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं मेरे पास ऐसे पूर्णांक निकाले जो क्या हो, 6 से विभाजित हो। तो 6 से विभाजित पूर्णांक। अब देखो आपको पता है कि 6 से विभाजित पूर्णांक कौन से इसके अंदर, एक है क्या, नहीं है, 2 है, नहीं है, 3 है, नहीं है, 4 है, नहीं है, 5 है, नहीं, 6 में 6 का भाग जा रहा है, इसलिए मेरा जो 6 क्या हो जाएगा, एक 6 से विभाजित पूर्णांक हो जाएगा। उसके बाद में 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 फिर आ जाएगा, 12 6 दूनी 12 तो 12 आ जाएगा। उसके बाद में इस प्रकार मतलब 12 से 6 दूनी 12 12 दिया 24, इस प्रकार आते आते इस प्रकार हमारे पास क्या बन जाती है, 6 से विभाजित पूर्णांक बन गई। अब देखो हमारे पास इस प्रकार बन गई तो हम इसको एपी मानते हैं, एपी है तो मेरे पास है 12 और 24, ठीक है। इस प्रकार मैं इस एपी को मान लिया। अब देखो हमें क्या दे रखा है, प्रथम 40 धन पूर्णांक जो 6 से विभाजित थे। अब देखो प्रथम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस प्रकार चलूंगा तो मेरे पास कितने धनात्मक पूर्णांक चाहिए, 40। अब देखो 40 मेरे पास धनात्मक पूर्णांक चाहिए, तो आपको पता है कि जो ऊपर चीज लिखी जाती है वो क्या होती है, n, तो मेरे पास क्या होगी n। अब देखो मैं इसके अंदर क्या क्या चीज आ गई मेरी इस एपी के अंदर, एपी के अंदर मेरे पास a बराबर 6 आ गया, उसके बाद में डी बराबर 6 से विभाजित पूर्णांक ऐसे पूछे तो भी आपकी जो डी है वो 6 होगी, अगर ऐसे भी नहीं पता तो हम a2 माइनस a1 से निकालेंगे, तो डी बराबर क्या हो जाएगा 12 माइनस 6, तो डी बराबर मेरा आ जाएगा 6। उसके बाद में क्या दे रखा है, एन दे रखा है मेरे पास 40, ऐसे 40 धनात्मक पूर्णांक निकालने। अब उसके बाद में हमें पूछा है कि योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित है, ऐसे 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित है, तो हमें एस एन या एस एन एस 40 हमें निकालना होगा। अब देखो एस 40 हम किस प्रकार निकालें, एस 40 इंप्लाइज, सूत्र क्या कहता है एस 40 का, पहले तो एस एन का सूत्र क्या कहता है, एस एन का सूत्र कहता है एन बटे 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला कहता है एस एन का। अब इंप्लाइज हमें निकालना कितना है एस 40, तो एस 40 एन की वैल्यू हो गई हमारे पास 40 बटे 2 ब्रैकेट 2 गुना ए की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, ए की वैल्यू होगी 6 प्लस एन की वैल्यू 40 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 6 इंप्लाइज। अब मैं क्या करता हूँ एस 40 की वैल्यू चाहिए मेरे को। अब देखो इधर पूरी मैथ छप गई, इसको सोल्व करो, 20 बराबर 6 दूनी 12 प्लस 39 इंटू 6 ये बचा। अब देखो एस 40 चाहिए हमें, एस 40 चाहिए तो 20 अंदर और 39 को इंटू 6 से किया, 9 छक्की 54 5 6 12 36 18 19 20 21 22 23 234 में मैंने क्या ऐड किया प्लस 12, तो 4 5 4 5 6 और 3 1 4 246। अब देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर 12 और इसका कितना आया 39 इंटू 6 का कितना है मेरे पास 234। अब मैं क्या करता हूँ इसमें ऐड करता हूँ एस 40 के अंदर, तो 20 कितना बना 246। अब देखो इसको हमें मल्टीप्लाई करना है और कुछ ही नहीं करना है। अब देखो 246 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, 6 दूनी 12 4 दूनी 8 9 और 2 दूनी 4, तो मेरे पास 4920 आ गया। तो मेरे एस 40 कितना आ गया, एस 40 आ गया मेरे पास 4920, ठीक है। एस 40 आ गया मेरे पास 4920, ये मेरा एस एन आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है,
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है कि युग्मों के बीच की दूरी, पहली बात युग्म कहते हैं किसी कोऑर्डिनेशन सिस्टम को युग्म बोलते हैं। अब दो युग्म, अब दूरियां जब बात आती है तो दूरियां हमेशा दो बिंदुओं के बीच में निकलती है और दो बिंदु हमेशा एक लाइन बनाते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास एक क्या हो गया P बिंदु और ये मेरा Q बिंदु, दोनों के निर्देशांक दे रखे हैं। कितने कितने दे रखे हैं? 2 3, 2 और 3। उसके बाद में दे रखे हैं 4 और 1, 4 और 1। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सॉल्यूशन करता हूँ कि 2 3 4 1, इसका मैं क्या करता हूँ PQ दूरी निकालनी है। हमें क्या निकालनी है? दूरी, इनके बीच की दूरी निकालनी है। अब आपको पता है कि दूरी का सूत्र क्या कहता है? दूरी या PQ, PQ को भी दूरी बोलते हैं क्योंकि एक लाइन है उसके बीच में √ h2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसको मानता हूँ x1, इसको बोलता हूँ y1, इसको बोलता हूँ x2, इसको बोलता हूँ y1। अब ये चीज वैल्यू है इसकी, वो यहाँ पर पुट अप कर देता हूँ √ उसके बाद में देखो x1 हमें चाहिए x2 की, तो 4 माइनस 2 प्लस इसका स्क्वायर क्योंकि इसकी वैल्यू है, उसके बाद में 1 माइनस y1 की 3 का होल स्क्वायर। अब मैं इक्वल टू, अब देखो 4 में से 2 गया तो 2 का होल स्क्वायर प्लस इधर -2 का होल स्क्वायर √ 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 का 4 हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, ये मेरे बन गया 8। अब 8 को हम क्या लिखते हैं? 4 गुना 2 लिख सकते हैं, तो मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ √ 4 गुना 2। अब देखो 4 का तो होल स्क्वायर बन जाएगा, 4 का तो होल स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन 2 का नहीं बनेगा। तो होल स्क्वायर बनता है उसको तो मैं बाहर ले आऊंगा और जिसका नहीं बनता उसको अंदर रहने दूंगा, क्योंकि 2 का 4 बनेगा। ठीक है, अब तो PQ मेरे पास क्या आ जाएगी? PQ या दूरी, तो दूरी की या PQ क्या आ जाएगी मेरे पास? 2 √ 2 हो जाएगी। ये मेरा क्या होगा? PQ का आंसर हो जाएगा दूरी का। ठीक है, दूरी 2 √ 2 आ जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेमी तथा PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखो हमारे पास सबसे पहले हमें एक वृत्त बनाना पड़ता है। ठीक है, ये हमने एक वृत्त बनाया। अब देखो वृत्त के ऊपर सबसे पहले क्या की 5 सेमी त्रिज्या ले लें। आपको पता है इसकी R कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर हो गई इसकी त्रिज्या। उसके बाद में क्या क्या बोल रहा है कि स्पर्श रेखा खींची जाती है, स्पर्श रेखा PQ। तो आपको पता है केंद्र बिंदु तो O होता है, लेकिन PQ तो Q यहाँ पर बिंदु माना जाएगा और इसके थ्रू एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। क्या खींची जाती है? एक स्पर्श रेखा। अब आपको पता है कि जब स्पर्श रेखा खींची जाती है तो वो स्पर्श रेखा यहाँ पर स्पर्श बिंदु उत्पन्न करेगा और स्पर्श बिंदु से हम उस वृत्त की त्रिज्या को मिलाते हैं तो वो कितने डिग्री का? 90 डिग्री का कोण बनाएगा, जबकि त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इन दो बिंदुओं को मैं मिला दूं। ठीक है, हमें क्या पूछा है कि OQ कितनी है मेरे पास? OQ 12 सेंटीमीटर दे रखी है, 12 सेंटीमीटर हमें दे रखी है और हमें तो पूछा है कि आप PQ की लंबाई बताओ, ये लंबाई हमें बतानी है। अब देखो इसको हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे? तो इसको हम पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, अब देखो पाइथागोरस प्रमेय से कैसे करेंगे? आपको पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, आधार का स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। अब आपको पता है कि इसमें कर्ण कौन सा, लंब कौन सा, आधार कौन सा है?
त्रिज्या हमेशा क्या बनती है, इसमें आधार बनती है, याद रखो त्रिज्या हमेशा आधार बनती है। ये 90 डिग्री के सामने वाला कोण हमें, ये रेखा कौन सी बनती है, हमारी कर्ण, जो बची वो लंब बनेगी। अब आपको पता है कि कर्ण कितनी हो गई, कर्ण ओ क्यू का होल स्क्वायर कोडिंग के अनुसार। उसके बाद में आधार ओपी का स्क्वायर, लंब पी क्यू का स्क्वायर। हमें पी क्यू पूछा है। अब देखो इम्प्लाइज, अब ओ क्यू का स्क्वायर कितना है मेरे पास, ओ क्यू का 12 का स्क्वायर बराबर ओपी आधार जिसका 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू अज्ञात है जो ऐसी की ऐसी में रखनी। अब मैं इसका होल स्क्वायर खोलता हूँ, तो 12 का 144, 5 का 25 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर ऐसा कैसा अज्ञात। अब हमें निकालना है क्या, पी क्यू का होल स्क्वायर। तो मैं क्या करूँगा, 144 में क्या निकालूंगा, 25 निकाल दूंगा। अब देखो 144 में 25 निकालो, 10 और 5 गया 5, 5 है 4 9 असल 4 में से 3 गया 1 और 119। तो मेरे पास पी क्यू का होल स्क्वायर कितना बचा, 119। अब मैं पी क्यू चाहिए हमें, तो पी क्यू चाहिए तो अंडरूट लगेगा, इधर हट जाएगा 119। अंडरूट 119 क्या बन जाएगी मेरे पास, पी क्यू बन जाएगी। अंडरूट 119 हमारे पास पी क्यू बन जाएगी। तो आज के लिए सिर्फ ये 5 क्वेश्चन ही थे।